Welcome back to my channel, Dr. Kana Jyoti. I hope you all are well and doing this. अब चैप्टर नंबर 71 का लास्ट टॉपिक है एंड लास्ट लेक्चर है. सो इसमें हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट्स इन द बॉडी डिस्कस करेंगे. अ फ्यू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज दैट दे आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स. कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं. द अमाउंट्स ऑफ दीज एलिमेंट इन फूड आर यूजुअली माइन्यूट हो, येट विदाउट एनी वन ऑफ देम अ स्पेसिफिक डेंसिटी सिंड्रोम इज लाइकली टू डेवलप. There are three of most important are iodine, zinc and fluorine. So iodine, zinc और फ्लोरीन जो है वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे डिसऑर्डर कॉज होते हैं. सो अब हम इन्हें पढ़ेंगे. आयोडीन, द बेस्ट नोन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स इज आयोडीन. दिस एलिमेंट इज डिस्कस इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन. एक्चुअली आयोडीन को अपना थायराइड हार्मोन के फंक्शन और उसकी फॉर्मेशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पे इसे डिस्कस करेंगे. द इंटायर बॉडी कंसेंट एंड एवरेज ऑफ ओनली 14 मिलीग्राम्स. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थायरोजिन, ट्राइआयोडियम, thyronine, the two thyroid hormones that are essential for maintenance of the normal metabolic rates in the cells of the body. आयोडीन जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स के थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं T3 एंड T4, उनकी सिंथेसिस में और उनकी फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट जो रोल जो होता है हमारी बॉडीज़ के अंदर, उसको जो है ये मेंटेन करता है. ठीक है. और इसकी अगर हम लोग अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें हमारी बॉडी में, तो वो सिर्फ 14 मिलीग्राम्स होती है. उसके बाद जिंक की बात करते हैं. जिंक एज एन इंटीग्रल part of many enzymes, one of the most important of which is the carbonic anhydrase present in especially high concentration in the red blood cell. This enzyme is responsible for the rapid combination of the carbon dioxide with water in the red blood cells of the peripheral capillaries, capillary blood, and for rapid release of carbon dioxide from the pulmonary capillary into the alveoli. जिंक जो होता है वो हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स का इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स के लिए. स्पेशली ये इसकी कंसिडरेशन रेड ब्लड सेल में बहुत ज़्यादा होती है. ये एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ कम्बिनेशन में. इन द रेड ब्लड सेल्स के अंदर जब वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, तो उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये रैपिड रिलीज करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम कैपिलरी ब्लड से एल्वुलाई में. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हमारी बॉडी में जो होती है उसमें ये एंजाइम्स बहुत ये जहाँ पर जिंक है एज अ एंजाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज ऑल्सो प्रेजेंट टू अ मेजर एक्सटेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी एंड द एपिथेलियल सेल ऑफ द मेनी glands of the body. Consequently, zinc in small quantities is essential for the performance of many reactions related to carbon dioxide metabolism. Actually, carbonic anhydrase जो है हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो किडनी की ट्यूब्यूल्स में भी होता है, जीआईटी की मिकोजा में भी होता है, एपिथेलियल लाइन ऑफ द ग्लैंड्स में भी होता है. सो ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट. सो अगर जिंक की हमारे पास जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मेटाबॉलिज्म का जो मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइम की वजह से हो रही थी, वो प्रोसेस यहाँ पे जो है वो इफेक्टेड होंगे और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी. इस चीज़ की वजह से एसिडिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी. सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते कितना इंपॉर्टेंट रोल है माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट हमारी बॉडी में, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रोल बहुत ही ज़्यादा, इसका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिंक इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ द लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंड इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर द इंट्रावीनस interconversion between pyruvic acid and lactic acid. Finally, zinc is a component of the small peptide and is important for the digestion of proteins in the GIT tract, gastrointestinal. जिंक जो है उसके अलावा लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका भी कंपोनेंट है और ये इंटरकन्वर्जन करवाता है पायरुविक एसिड की और लैक्टिक एसिड की. ठीक है. सो जिंक जो है इसके अलावा जीआईटी ट्रैक्ट में भी पाया जाता है, ये डाइजेशन करवाता है प्रोटीन की एज अ एंजाइम पेप्टिडाइडेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प की वजह से. सो उसके बाद है फ्लोरीन. सो जिंक जीआईटी ट्रैक्ट में भी हेल्पफुल होता है. उसके अलावा हमारे पास लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज जो कि हमारे पास इंटरकन्वर्जन करवा रहा है पायरुविक लैक्टिक एसिड की, उसमें भी हेल्पफुल है. उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की रेगुलेशन भी बहुत हेल्पफुल है. उसके बाद है फ्लोरीन. Fluorine does not seem to be a necessary element for metabolism, but the presence of a small quantity of fluorine in the body during the period of life when teeth are being formed subsequently protects against caries. Fluorine does not make the teeth stronger, but has a poorly understand effect in suppressing the carcinogenic processes. It has been suggested that fluorine is deposited in the hydroxy
apatite crystal of teeth enamel and combines with and therefore blocks the function of the various trace metals that are necessary for activation of the bacteria enzyme that cause caries. Therefore, when fluorine is present, the enzymes remain inactive and cause no caries. So देखो फ्लोरीन के वैसे तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मेटाबॉलिज्म में, लेकिन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीथ के लिए, टीथ को स्ट्रॉन्गर बनाता है। इनको ये क्या करता है, टीथ के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट एज अ प्रोटेक्टिव काम करता है। मीन्स के वो बैक्टीरिया जो हमारे टीथ को जो है उस वक्त टीथ पे कैरीज वगैरह मीन्स के उसके एनामल को इफेक्ट करते हैं। मीन्स के बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होता है उसको ये रोकता है, क्योंकि फ्लोरीन की वजह से वो बैक्टीरिया जो एंजाइम की वजह से एक्टिवेट हो रहे थे उन एंजाइम्स की एक्टिवेशन ही नहीं होती अगर वहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोरीन क्लॉज फ्लोराइसिस विच manifest in its mild state by moderate teeth and it is more severe condition. फ्लोरीन अच्छा अगर it is in its more severe stage by enlarged bone. It has been postulated that in this condition fluorine combines with the trace metal in some of the metabolic enzyme include phosphatases, so that various metabolic systems become partially inactivated. According to this theory, the mottled teeth and enlarged bones are due to the abnormal enzyme systems in the odontoblast and osteoblast. Even though the mottled teeth are highly resistant to the development of caries, the structural strength of these teeth may consider lessened by the mottling process. देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर फ्लोरीन की कंसंट्रेशन और बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो हमारी बोन्स जो होती है इसके जो इन्लार्जमेंट ऑफ वो ऑस्टियोलॉजिस का और ऑस्टियो प्रोसेस के जो प्रोसेसेस होते हैं ना उनमें बहुत इफेक्ट होता है। सो इसकी वजह से चांस ये होता है कि ये अगर फ्लोरीन हमारी माउथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा ना, या इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, सो दूसरे जो ट्रेसेस है लाइक फॉस्फोटेसेस वगैरह एंजाइम्स हैं, इनके साथ ये ट्रेसेस मिल के बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स को जो है वो पार्शली इनएक्टिवेट करवा देंगे, जो कि हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में बहुत हेल्प करते हैं। सो इसलिए फ्लोरीन की एक्सेस अमाउंट भी हमारे लिए जो है वो कौन सा करती है, फ्लोरोलाइसिस का। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे पास ट्रेसेस अमाउंट्स में डिस्कस किए गए। इस पे लिखने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। सो अगर मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, तो इसमें आपको सारा चैप्टर जो है वो मेरा लेक्चर नंबर 1 से लेके अब तक पूरा 71 चैप्टर जो है वो डिस्कस हो चुका है। सबसे पहले हम लोग डाइट्री के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं डाइट्री की, फिर डाइट्री बैलेंस की कैलोरीज वगैरह पढ़ी थी। उसके अलावा डेली रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ा था, काविश्वर सिंड्रोम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उसके अलावा चार्ट को भी डिस्कस किया। देन हम लोग रेस्पिरेटरी कॉन्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर सुनिएगा, ये पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया गया है। उसके बाद रेगुलेशन में हम लोगों ने कौन कौन से सेक्टर्स फूड को रेगुलेट कर रहे हैं, एनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंड एनऑर्गेनिक कौन से सब्सटेंसेस हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन किए, ग्रेलिन के इफेक्ट किए, एडिपोथाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रेगुलेशन में से सवाल बन सकता है आपके लिए वाइवा में भी, थ्योरी में भी। ओबेसिटी हम लोगों ने कवर किए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ओबेसिटी। स्टार्वेशन का वाइटामिन्स हम लोगों ने एक एक करके सब डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो मिनरल्स भी डिस्कस कर लिए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 71 की पूरी वीडियोज़ जो है अपलोडेड हो चुकी हैं। ये सिर्फ लास्ट लेक्चर था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग ज़रूर मुझे जो है वो टेक्स्ट करिएगा, आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा, ताकि मैं आप लोगों की वो क्यूरी जो है वो आप लोगों के साथ सही तरीके से डिस्कस कर सकूं। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास जो है इसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो ना तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।